दोस्तों नमस्कार। जिंदगी की दुश्वारियों के बीच खुद को तलाशता आदमी, जिंदगियों की दुश्वारियों के बीच खुद को तलाशता आदमी, कभी दुनिया की भाग दौड़ के बीच हाँफता कराहता आदमी, कभी दुनिया की भाग दौड़ के बीच हाँफता कराहता आदमी, गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की गलियों तक और सड़क से लेकर सियासत की गलियारों तक रोजी रोटी की तलाश में कहीं राहों से गुजरता आदमी, वक्त के थपेड़े हो या समय की मार को सहते हुए भी देखो कैसे खड़ा मुस्कुराता आदमी, कैसे खड़ा मुस्कुराता आदमी। कभी रोजी रोटी के लिए सर्दी गर्मी में दौड़ता भागता आदमी, प्रदूषण और कोलाहल में भी सुकून तलाशता आदमी, कभी राजनेताओं के सपनों वादों इरादों सब्ज बागों के बीच उलझता आदमी। तो कभी महंगाई और भ्रष्टाचार से बेकरार आदमी, कभी सत्ता सियासत के बीच घुटता पिसता लाचार आदमी, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बेरोजगारी, कभी बीमारी से और कभी गर्मी से बेहाल आदमी। समझ में नहीं आता फिर भी चुपचाप कैसे सह जाता है आदमी। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल है, बढ़ती सर्दी के साथ चुनावी माहौल गर्मा रहा है। बढ़ती सर्दी के साथ गरमाया चुनावी माहौल हम इसलिए कह रहे हैं कि सर्दियों का आलम है, लेकिन चुनाव देश के 10 राज्यों के 31 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। और उसके अलावा झारखंड में चुनावों का पहला दौर खत्म हो चुका है। तकरीबन 43 सीटों के लिए 81 सीटों पे मतदान होगा और दूसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया जारी होगी 20 नवंबर को। और 20 नवंबर को ही उत्तराखंड में भी केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने तय माने जा रहे हैं लगभग। तो इस चुनावी माहौल में क्या है, ये लोकतंत्र का महापर्व है या सत्ता सियासत और कुर्सी को बनाए रखने की साजिश, या ये साठगांठ है, तिकड़मबाजी है, सुविधा है या सहूलियत। ये भारत के लोकतंत्र का महापर्व है या सिर्फ नेताओं का ही ये चुनाव है। नेताओं के तीर है, तलवार है, कमान है। लोकतंत्र की बयार है, लोकतंत्र की बहार है, या लोकतंत्र ही लोकतंत्र की चौखट से बाहर है। आम जन लुटे पिटे घुटे या मरे, इसकी किसे परवाह है। मगर दावा तो यही किया जाता है कि यह देश के 142 करोड़ जनता की सरकार है। यह देश के 142 करोड़ जनता की सरकार है। कौन कहां कब किसे दोष दे कि राजनेता व राजनीतिक पार्टियां बेकार हैं या लोकतंत्र का मौजूदा मॉडल ही बेकार है। तीर है, तलवार है, कमान है, लोकतंत्र की बयार है, बहार है, या लोकतंत्र ही लोकतंत्र के मंदिर से या महापर्व से बाहर है। जी तो दोस्तों क्या कहेंगे आप उन चुनावों को? लोकतंत्र का एक दौर में महापर्व, महाकुंभ कहा जाता था, महोत्सव कहा जाता था। आज क्या कहेंगे आप? ये लोकतंत्र का तमाशा है, लोकतंत्र का महातमाशा है, या लोकतंत्र पर तमाचा है, या सत्ता सियासतदानों ने
और राजनेता और राजनीतिक पार्टियों ने अपने संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट और गंदी राजनीति के साये में इस राजनीति को ही एक महातमाशा राजनीति को ही तमाशे में बदल दिया है। या ये लोग इसको एक लोकतंत्र पे तमाचा कह सकते हैं, तमाचा है, या फिर ये लोकतंत्र का जनाजा है। क्या कहेंगे आप जो चाहें आप कह सकते हैं। तो ये लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र है, लोकतंत्र संवर रहा है, सज रहा है, सिमट रहा है, या लोकतंत्र ही बिखर रहा है, सिकुड़ रहा है, या क्या कहेंगे आप? आखिर क्यों जो आवाज़ जनता की आवाज़ है, जनता जनार्दन की आवाज़ है, वो सड़क से होते होते, गली कूचों से और गांवों से होते हुए, आखिर अगर वो लोकतंत्र के मंदिरों, चाहे वो संसद हो, विधानसभाएं हों या कुछ भी हो, उनकी दहलीज पे जाके क्यों दम तोड़ देती है आम आदमी की आवाज़? और इन तमाम जो ये लोकतंत्र का जो तमाशा है, इसमें तमाशबीन कौन है और किसका तमाशा बनाया जाता है, और इस तमाशे में कौन तमाशा रहता है, कौन तमाशबीन रहता है, कौन पर्दे के पीछे से इसको चलाता है, और पर्दे के आगे कौन चेहरे रहते हैं, और एक चेहरे के पीछे भी कितने चेहरे छुपे रहते हैं इन राजनेताओं के या राजनीतिक पार्टियों के। कितने नकाब होते हैं, कितने चेहरे होते हैं, कितने मुखौटे होते हैं। और कहा जा सकता है कि ये नकाब क्या कभी बेनकाब हो सकते हैं, या पर्दे के पीछे जो चलता है ये पर्दाफाश क्यों नहीं हो पाता, या हो पाता है? जो सफ़ेद पोश होते हैं पर्दे के पीछे से भी और पर्दे के आगे से, उनका पर्दाफाश क्यों नहीं हो पाता है? और जो कई नकाब और मुखौटे रहते हैं वो उतरते क्यों नहीं है, वो बेनकाब क्यों नहीं होते हैं? जनता की आशाएं, अपेक्षाएं 70-75 सालों से लगातार आगे बढ़ाई जाती रही, लेकिन हुआ क्या? जो सारी चीज़ें की जा रही हैं वो कहाँ तक सीमित हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता, सियासत, कुर्सी, राजनीति को बनाए रखने, कुर्सियों पे कुंडली मार के, शक्ति संसाधनों का केंद्रीकरण करने, कुंडली मार के अपने पद को बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने और बचाए रखने के लिए, और पूंजी संसाधनों, शक्ति संसाधनों और पूंजी का केंद्रीकरण संग्रह करने के लिए ही क्या यह राजनीति आज बन चुकी है? राजनीति का मतलब एक तमाशे में तब्दील करके, राजनीति का मतलब चुनाव का मतलब वोट बैंक का मतलब कुर्सी का मतलब वसूली का मतलब धंधा का मतलब चंदा का मतलब कुछ ही सालों में करोड़पति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, खरबपति। लेकिन जनता कहाँ है? जनप्रतिनिधि भले ही इन 5-10 सालों में करोड़पति से करोड़पति, अरबपति बन जाते हों, लेकिन जनता कहाँ है? क्या जनता को सिर्फ कुछ निवाले पे, कुछ टुकड़ों पे पलने के लिए छोड़ दिया जाता है? कुछ लोभ प्रलोभन देकर, कुछ सपने और सब्ज बाग दिखाकर। और कौन इस सपनों का सौदागर है, और कौन सपनों का सौदागर बन के इस देश में सपने बेच रहा है? जी, ये तमाम सवाल हैं, आपको तलाशने हैं सवाल, और नहीं तलाशेंगे तो 70 सालों का इंतजार लंबा होता है। 70 साल किसी के लिए, भारत से कई देश भारत के बाद स्वतंत्र हुए। आप देख सकते हैं, आप चाइना को देखिए, चाइना 1949 में आज़ाद हुआ। बहुत सारे मुल्क हैं जो भारत से बहुत देर में आज़ाद हुए। जापान को देखो, 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। युद्ध में जर्मनी, जापान सभी बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन आज जर्मनी और जापान कहाँ खड़े हैं? आप मानव विकास की पायदानों पे भी देखिए, आप समग्र समावेशी और सतत विकास के पायदानों पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ खड़े हैं, भारत से कितने कदम आगे खड़े हैं, और कहाँ इनकी तुलना भारत से की जा सकती है। आप छोटा सा उदाहरण प्रति व्यक्ति आय ही ले लीजिए, तो जर्मनी और जो जापान है या चीन है,
उनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से 6-7 गुनी से लेकर 16-17 गुनी ज़्यादा है जी। तो विकास के पायदानों पे आप कहाँ किस रूप में आपको अपने को खड़ा पाते हैं? तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ भारतीय जनता को एक तमाशा, जनता को पता ही नहीं है कि उसी का तमाशा बनाया जाता है और उसी को तमाशबीन भी बनाया जाता है? क्या जनता ने स्वीकार कर लिया है तमाशा बनना भी, तमाशबीन बनना भी, और भीड़ और भेड़ बन के जब चाहें जैसे चाहें ये राजनेता, मंत्री, संतरी या इनके जो भी मित्र हैं पर्दे के आगे भी पीछे भी, चाहे वो माफिया हैं, अपराधी हैं या इनके कॉरपोरेट मित्र हैं, वो जब चाहें जैसे चाहें इस जनता जनार्दन को भीड़ और भेड़ बनाकर और तमाशा और तमाशबीन बना के जब चाहे जैसे चाहे हाँकें और अपने बुने हुए चक्रव्यूह में, भंवर जाल, भ्रम जाल में, मकड़ जाल में इनको फंसाते रहें, इनको भ्रम और भटकाव के एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दें कि आज भारत की राजनीति जो राजनीतिक शून्यता और भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक शून्यता और विकल्पहीनता के जिस चौराहे पे खड़ा हो चुका है, या कह सकते हैं कि इन्होंने जिस चौराहे पर इसको खड़ा कर दिया है लोकतंत्र को या संविधान को, अगर यही हालात रहे तो कुछ समय बाद ये एक साथ इंसानियत की भी मौत होगी, लोकतंत्र और वास्तविक संविधान की भी मौत होगी एक साथ जी। तो सवाल कई हैं कि क्या जनता ने मंजूर कर दिया है तमाशा बनना, तमाशबीन बनना भी, और इनकी मोहरे बन के, इनकी कठपुतली बन के, इनकी सरपरस्ती में, इनके उसमें एक भीड़ और भेड़ की तरह जैसे चाहे उनको हाँकें, जनता को हाँकें, जनता को भ्रम और भटकाव की चौराहे पे लाके खड़ा कर दें? क्या ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं? तो चुनावी माहौल में ये सवाल जायज हो जाते हैं। क्या जनता इन चेहरों से कभी पूछती है कि जो आप हमारे पास 5 साल में वोट मांगने आते हो, तो आखिर ऐसा क्या उनसी उपलब्धियां हैं आपने, जितने बार आपको मौका दिया गया है? कहीं तो 4-4 बार विधायक हैं, सांसद बन चुके हैं, 5-5 बार बन चुके हैं, और इतना वेतन उनको 3.5 लाख ही उनको वेतन मिलता है, पेंशन अलग मिलती है। 2 बार, 1 बार विधायक रहेगा तो 1 बार, 2 बार विधायक रहेगा 2 बार, 3 बार विधायक रहेगा तो 3 बार पेंशन उनको मिलेंगी, 4 बार रहेगा तो 4 बार पेंशन मिलेगी। और विधायकों की पेंशन ही 42,000, किसी राज्य में 42 है, किसी में 48,000 है। 2 बार रहेगा तो 84,000 हो गई, 3 बार रहेगा तो आप लगा ले 1,26,000 हो गई। और तमाम सुविधाएं अलग हैं। उनकी लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जवाबदेही, जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, लेकिन सुविधाएं दुनिया भर की हैं। अभी उत्तराखंड सरकार ने, धामी सरकार ने जिस प्रकार से वेतनों में अप्रत्याशित वृद्धि की, उससे पहले भी, धामी सरकार में भी नहीं, इससे पहले भी लगातार विधायकों की सुविधाएं और वेतन जो बढ़ाए जाते रहे हैं, उसका क्या औचित्य है? आखिर वो कौन सा ये सरकार, लोकतंत्र, ये जो राजनीति चल रही है वो किसके लिए है? देश किसके लिए आज़ाद हुआ है? कौन इस देश को चला रहा है? और आज़ादी का हो, चाहे लोकतंत्र का हो, चाहे संविधान का हो, और या सरकार का हो, राजनीति का हो, आखिर फायदा मिला है तो मिला किसको है जी? किसको इसका फायदा मिला है? ये सोचने वाली बात है। तो अगर जनता अभी नहीं सोचती है, इतने साल, कल परसों में वर्षों बीत गए, दशकों बीत गए जी। ये नेहरू और इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार, जयप्रकाश नारायण के बेरोजगारी हटाओ के नारे को दशकों बीतते बीतते उसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति आई, गठबंधन की राजनीति आई, फील गुड भारत उदय की राजनीति आई, उसके बाद इमर्जिंग इंडिया की राजनीति आई, उसके बाद मोदी, अच्छे दिन आएंगे, आय दुगनी होगी, मोदी है, मुमकिन है, संकल्प से सिद्धि आ गया, अब की बार 400 पार आ गया, राम राज्य आ गए, अमृतकाल आ गया। अब क्या आना बाकी रह गया है? अगर सब कुछ आ गया है तो फिर जनता कहाँ खड़ी है इस तमाशे में, इस तमाम इस चक्रव्यूह में, इस वादों रातों में, सपनों सब्ज बाग में, इस सांठ-गांठ में, और इस जो कह सकते हैं राजनीतिक सांठ-गांठ कह सकते हैं, राजनीतिक गठजोड़ कह सकते हैं, जोड़ तोड़ कह सकते हैं, प्रचार प्रसार कह सकते हैं, झंडे डंडे उठा के भाषणबाजी कह सकते हैं, नारे, वादे, इरादे, संकल्प, विकल्प,
इन तमाम चीज़ों में आखिर है पर है कहाँ आम आदमी, खड़ा कहाँ है? तो क्या आम आदमी ने सिर्फ भेड़ तंत्र में शामिल होकर, भीड़ और भेड़ बनकर, और इन लोगों की कठपुतली और गुलाम बन के, इन लोगों की बपौती बन के जीना स्वीकार कर लिया है? क्या इसी को आम जनता ने अपनी आन बान शान स्वाभिमान और पहचान और सम्मान बना दिया है? जी। तो सवाल यही है, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो ये लोग आने वाले 75 साल तो हो गए हैं, 100 सालों में यही स्थिति रहेगी। 2047 की बात की जा रही है, तो जो स्थितियां चलती रही तो ये भारत का जो लोकतंत्र है वो राजनीति की बर्बादी और मौत के मुहाने पे और भ्रम भटकाव के जिस चौराहे पे बेमौत और लावारिस मौत मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है, वो निश्चित रूप से बड़ी दुखद और बड़ी भयानक स्थिति होगी जब लोकतंत्र इस राजनीतिक तमाशा में ये देश जो है, एक साथ आप लोकतंत्र की मौत देखेंगे, वास्तविक संविधान की मौत देखेंगे, और उसके अलावा आप लोकतंत्र संविधान की ही मौत नहीं देखेंगे बल्कि इंसानियत की, मानवता की भी मौत एक साथ देखेंगे। और तब इसका जिम्मेदार अगर किसी को माना भी जाएगा तो उसकी कोई मतलब मायने नहीं रह जाएगी। वक्त बीतने के बाद अगर इसका जिम्मेदार आप किसी को मानते भी हैं, तब न आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब रह जाता है। परिवर्तन हो, चाहे आरोप प्रत्यारोप है या कुछ करने की जो स्थितियां रहती हैं, वो कुछ समय तक ही रहती हैं। वो दौर गुजरने के बाद आप चाह के भी एक इस प्रकार की स्थितियों में पहुंच जाते हैं जब आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, ये सोचना सवाल कहीं है, आप सोचना जरूरी है, क्योंकि वक्त की नजाकत है, समय का तकाजा है, वक्त भी है, दस्तूर भी है, चुनाव का माहौल भी है, चुनावी लोकतंत्र चुनाव है, चुनावों की डुगडुगी शंखनाद और बिगुल बज रहा है। वो केदार घाटी से लेकर, केदारनाथ से लेकर और महाराष्ट्र तक बज रहा है, झारखंड से होते हुए, और देश के बहुत सारे राज्यों में जैसे मैंने बताया था चुनाव वो की प्रक्रिया लगातार। उपचुनाव 10 राज्यों की 32 सीटों पर चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, और उपचुनाव के अलावा भी उपचुनाव से इतर भी महाराष्ट्र में आपको पता है, इससे पहले आप हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, वो भी काफ़ी विवादित होने के बावजूद अब सच क्या है, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, वो उस पर हम चर्चा शायद नहीं कर पाएंगे उतना। लेकिन जो अभी ताज़ा हालात हैं वो 31 सीट आपको हमने बता दी। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, उसमें वायनाड की लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 7 विधानसभा उपचुनाव सीटों पे उपचुनाव हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में भी विधानसभा उपचुनाव हैं, खासकर केदारनाथ सीट पे, जो कि बहुत हॉट सीट भी मानी जा रही है, बहुत बेहद चर्चित सीट भी है भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण भी, और वो बद्रीनाथ जो भी है क्षेत्र जुड़े होने के कारण भी। तो उपचुनाव में क्या क्या, कहाँ, किस प्रकार से क्या स्थितियां हैं, वो हमने राजस्थान की 7 सीटों पे हैं। राजस्थान में कौन कौन सीटें हैं? झुंझुनू सीट हो गई, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ सीट पर विधानसभा उपचुनाव हैं। बिहार की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। इनमें हैं बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सीट पर जी। एमपी में शिवराज जो सिंह है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हैं। बुधवार को इसमें वोटिंग होगी और सांसद चुने जाएंगे। विजयपुर सीट है इनमें से एक, जिसपे बुधनी सीट और विजयपुर सीट एमपी में है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिणी सीट है, और उसके अलावा पश्चिमी बंगाल में भी 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सिताई, मदारीहाट, नेहाटी, होरोवा, मेदिनीपुर और तालडांगरा विधानसभा सीटों पे चुनाव हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हैं।
जिसमें देवगौड़ा और HR बम्बई परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव में है। आप जानते होंगे 90 के दशक के बहुत चर्चित नेता थे। HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और SR बम्बई जो भारत के केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही हैं। और इसमें सिगगांव, संदूर, चन्नपटना सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। गुजरात और मेघालय और केरल सीट पर भी उपचुनाव हैं। तो ये सारा हमने खाका जो मोटा मोटा था आपको बता दिया। ये उपचुनाव का जो दौर है और ये लगातार चल रहा है, और आप कहाँ खड़े, किस रूप में खड़े हैं, और क्या भारतीय राजनीति चलते चलते इन 70-75 सालों में सिर्फ झूठ, फरेब, जालसाजी, धोखाधड़ी, जोड़ तोड़, तिकड़मबाजी, खरीद फरोख्त, चुनावी प्रचार प्रसार, झंडे डंडे, नारे, वादे, इरादे, सांठ-गांठ, दिखावे, छलावे, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी की बैसाखियों पर ही खड़ी है, या होते होते उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, ये सवाल है। और भले ही परिवारवाद की बात गांधी जी को कहा जाए, गांधी परिवार की बात की जाती हो, अधिकांश भागों में परिवारवाद ही चल रहा है जी। अगर आप खंगालें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव देख सकते हैं, आप मुलायम सिंह यादव देख सकते हैं, ममता बनर्जी, तमाम जगह आप देख लीजिए। आप हरियाणा में वो देख सकते हैं, आप हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला से पहले जो उनकी पीढ़ी रही है। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है, उनकी लड़की रही है। जो फारूक अब्दुल्ला है, उनके लड़के उमर अब्दुल्ला रहे हैं। तो परिवारवाद कहाँ नहीं है। उत्तराखंड में ही आप बात कीजिए तो सारे नेता, मंत्री, संतरी, तमाम उनके बेटे की बहू, बेटे सभी चुनावी समर में कूदे हैं, जीते भी हैं। तो कहाँ परिवारवाद नहीं है। और क्यों ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास ही सीट रहे, हमारे पास पूंजी, शक्ति, संसाधन सब हमारे हाथों की कठपुतली बने रहे। तो क्या इन्होंने लोकतंत्र और संविधान को भी सिर्फ अपनी कठपुतली, अपनी बपौती, अपनी सरपरस्ती में, अपनी गुलामी, अपना गुलाम बन के अपने घर की चक्की बना के रख दिया है कि उसको जैसे चाहे वैसे चलाओ। और इन्होंने जो लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को घर की चक्की बना दिया है, तो इन चक्की के दोनों पार्टों के बीच में पिसने के लिए आम जनता ही मजबूर है, क्योंकि निशाने पर लोकतंत्र भी लोकतंत्र ही है और लोकतंत्र ही रहेगा। चाहे वो आज़ादी के लिए शहादत देने वाले जो देश के शहीद रहे, देश की सीमाओं पर गोली खाने वाले शहीद रहे हैं, या जो अन्याय के खिलाफ, झूठ फरेब के खिलाफ, या इस गंदी राजनीति के खिलाफ हथियार उठाने वाले रहे हैं, जिन पर देशद्रोह के केस तक दायर हो गए, उनको मारा गया, उनको मजबूर किया गया, हाशिए पे धकेला गया। तो उनकी शहादतों पे, उनकी कुर्बानियों पे इन्होंने या तो पर्दा डाल दिया है, या उन शहीदों की लाशों के ढेर पे खड़ा होकर ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। यानी देश के लिए कुर्बानियां दें, बलिदान दें कोई और, देश पे राज करें कोई और, मलाई खाएं कोई और शहीदों की और की शहादत की और शहीदों की लाशों पे, देशभक्तों की लाशों पे ढेर पर ये खड़े होकर जिस प्रकार की गंदी, कुत्सित और संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं, उससे कब तक ये थोपा गया लोकतंत्र भी जीवित रह पाएगा, या जो ये संविधान इन्होंने थोपेगे, संविधान में इसको लोकतंत्र, वोट तंत्र, नोटतंत्र, लूटतंत्र, भीड़ तंत्र और भेड़ तंत्र में तब्दील कर दिया है, ये कब तक जिंदा रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो अब कई चीज़ें हैं। अब बदलाव के लिए भारत की जो जनता जनार्दन है वो तैयार है नहीं है, क्योंकि बदलाव होना जरूरी है। समय काल परिस्थितियों की डिमांड होती है, वक्त बदलता है, सितारे बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, साल बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदलता है। यहाँ वही चेहरे होते हैं, वही सत्ता सियासत होती है, वही लेबल होता है, वही शराब होती है, वही बोतल होती है, कुछ भी नहीं बदलता है। तो इसका मतलब जनता भी क्या बदलाव के डगर पे चलने के लिए जनता ने भी स्वीकार नहीं किया है, ये सवाल है। तो चलते चलते कुछ लाइनें हम आप सब के लिए कुछ बातें हैं, कुछ वादे हैं, कुछ इरादे हैं, और कहते हैं वादे हैं, वादों का क्या। तो जैसे हमने शुरू किया था वैसे कुछ लाइनों के साथ हम ख़त्म भी करना चाहेंगे अपनी बात को। और आप जनता के पल्ले में ही गेंद है, आपके पाले में ही गेंद छोड़ते हुए
कि कभी महंगाई तो कभी भ्रष्टाचार से बेकरार आदमी, कभी सत्ता सियासत के बीच और राजनीतिक तिकड़मबाजी जोड़ तोड़ के बीच पिसता घुटता मजबूर आदमी, कभी सर्दी गर्मी प्रदूषण और जीवन की भागदौड़ की मार सहता बेहाल आदमी, फिर भी आखिर चुपचाप कैसे सह जाता है आदमी, सब कुछ कैसे चुपचाप सह जाता है आदमी। तो आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बदलिए और बदलाव की डगर पे आप चलिए। देश दुनिया में तमाम जगह बदलाव की डगर पे हैं। आप पूरे यूरोपियन कंट्रीज से लेकर सब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कर्तव्यों के लिए भी लड़ रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल हमास का हो, लेबनान का हो मुद्दा, या खाड़ी देशों का हो, दक्षिण पश्चिम एशिया का हो, सभी अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता क्यों सोई हुई है, क्यों अपने वजूद के लिए वो आगे बढ़ना या इस राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए, नीति और नियति बदलने के लिए, और इस देश को लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र और वास्तविक संविधान लाने के लिए क्यों नहीं यहाँ की जनता सजग होती है, जिम्मेदार और जागरूक होती है। जनता जिम्मेदार होगी, जागरूक होगी तो जनता जनार्दन ही इस भ्रष्टाचार के काले साम्राज्य को, काले कारोबार को उखाड़ फेंक सकती है। नहीं तो जैसे चलता आया है वैसे चलता रहेगा, इतिहास दोहराया जाएगा, बार बार वही चेहरे होंगे, वही नकाब होंगे, वही मुखौटे होंगे। ये आपको तय करना है कि इन तमाम चेहरों, मुखौटों और चेहरों के पीछे जो कई नकाब और मुखौटे छुपे रहते हैं, ये कब बेनकाम होंगे, इन बेनकाम जनता जनार्दन ही कर सकती है। और इस तमाम तिकड़मबाजी और जो सियासी जोड़ तोड़ है, साठ गांठ है, खरीद फरोख्त हैं, या चेहरे हैं, नकाब हैं, मुखौटे हैं, इनके बीच आम जनता कहाँ खड़ी है, ये हम जनता के हिस्से में छोड़ते हैं। जनता को ही फैसला करना है और गेंद जनता के ही पाले में है, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक जनता ही निशाने पे होती है, लोकतंत्र ही निशाने पे होता है। तो बहरहाल आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक नए वीडियो एपिसोड के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।